इमोशनल लाइफ होती है। एक इमोशनल लाइफ किसके साथ होती है? इमोशनल लाइफ आपको आपकी फैमिली के साथ भी मिलेगी और इमोशनल लाइफ आपको अपने वर्कर्स के साथ भी मिलेगी। ठंडी का दिन है, ठंडियां आ गई ना। ठंडियों के दिनों में सामान्य मनुष्य की भूख 40% बढ़ जाती है। आप अपने घर के, अपने दुकान में काम करने वाले वर्कर्स को 10,000 12,000 रुपए देते होंगे। 12,000 रुपए देने के बाद जब वो वर्कर 3 दिन अब्सेंट मारता है तो आप उसकी पेमेंट काटते हैं कि नहीं काटते? काटते हैं ना? काटते हैं। इतनी भी इंसानियत नहीं है आपके अंदर। अरे महाराज, आदमी आया नहीं तो पेमेंट काट दें। नहीं काटेंगे तो क्या होगा? हमारा तो नुकसान हो जाएगा। अब आप सोचिए, मेरी बात का सिर्फ जवाब दीजिएगा सोच करके। घर के अंदर काम वाली बाई के बारे में महिलाएं बड़े अवेयरनेस रहती है। रेखा, तुमको 3 दिन हमने अपने घर में नहीं देखा। अब रेखा को 3 दिन नहीं देखा तो रेखा की 3 दिन की पेमेंट कट। क्यों नहीं काटते? हाँ, क्योंकि जब रेखा काम काटेगी ना तो समझ में आ जाएगी। तो काम करने वाली बाई है, वो मान लो थोड़ी सी भी मजबूर मिली तो ऐसी बोलती, काय रेखा, हमने तुम्हें 3 दिन से नहीं देखा तो तुम्हारे 3 दिन के नागा तो हम काट हैं, काट दो। आप इंदौर थोड़ा सा सभ्य शहर में आता है, बुंदेलखंड में थोड़ा किनारे जाके देखिएगा, जहां बहुत सारे वर्कर्स मिलते हैं, वहां उन वर्कर्स की पेमेंट काट दी जाती है। अब आपको देखना होगा आपकी इमोशनल लाइफ में। सोचिए, 60 रुपए लीटर दूध आता है। मान लीजिए दूध वालों ने लीटर का रेट 70 कर दिया, आपने उसको 12,000 ही देते थे। अब वो 12,000 रुपए में जैसे ही मार्केट में रेट बढ़ता है किसी भी जीन्स का, खाने पीने का, दालों का, उस वक्त आप जो है वो सरवाइव कैसे करेगा? आपका वर्कर है ना, मार्केट में रेट बढ़ गया, अब आप सरवाइव कैसे करेगा बताइए? और उसके बीच में आपने 3 दिन का उसका पेमेंट काट दिया। ठंडी के दिनों में 40% भूख बढ़ गई तो उसका खाना बढ़ गया। इस वक्त जितने भी कंपनियां होती हैं, अगर वो सही तरीके से अपनी कंपनी का डेवलपमेंट चाहती हैं तो उनको विंटर ऑफर निकालना चाहिए। विंटर ऑफर क्या है? महाराज जी के कहने पर निकालना, जिंदगी के पन्ने पलट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। घर के अंदर की लाखों की चोरियां बचाना हो तो 200-500 रुपए ज्यादा देना शुरू करिए। विंटर केयर ऑफर क्या है कि भैया 3 महीने तक भूख बढ़ जाती है तो 1500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे हर लेबर को। 1500 रुपए एक्स्ट्रा मिलने पर वो अपने घर में 2 किलो दाल, मोठ, बाजरा ज्यादा खरीद लेगा। वो अपने घर के अंदर थोड़ा सा आटा, बेसन, दाल ज्यादा खरीदेगा। भूख तो बढ़ी गई है, आपकी बढ़ गई है। आपकी नहीं बढ़ गई, बढ़ जाती है। दाल बाटी, बाफला, चूरमा सब चाहिए, शाम को चाहिए, सुबह चाहिए, दोपहर में चाहिए, बाजार का चाहिए, मधुरम का अलग, राजहंस का अलग, गुरु कृपा का अलग, 56 का अलग, सराफा का अलग। तुम्हें कितना चाहिए? तुम्हारे घर में काम करने वाले को कुछ नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए। तो इमोशनल लाइफ में आप विवेचक शक्ति का प्रयोग जब नहीं करते हैं तो आपका फैमिली स्ट्रक्चर भी बिगड़ता है, आपके वर्कर्स के कारण भी और साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर्स के कारण भी। फैमिली मेंबर्स की भी एक इमोशनल लाइफ होती है और रिलीजन की भी एक इमोशनल लाइफ होती है। जैसे अभी महाकुंभ होने वाला है उज्जैन में, तो हमारे धीरेन्द्र जी शास्त्री जी ने घोषणा कर दी कि क्या कर दी घोषणा? उनने कह दी कि महाकुंभ में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हरिदीवाल वालों के लिए कह दिया कि भैया जो तुम हमारे भगवान को नहीं मानते, हमारी नर्मदा को नहीं मानते, हमारी गंगा को नहीं मानते, हमारे महाशिव को नहीं मानते, तो भी तुम हमारे अंगने में आते क्यों हो? एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक धीरेन्द्र जी शास्त्री जी की एक इमोशनल लाइफ है। वो कहते हैं हम अहिंसक हैं तो अहिंसक लोगों के बीच में जी लेंगे। जिन लोगों को मांसाहार करने की आदत है वो उज्जैन और महाकाल की नगरी में जाकर के क्या करने वाले हैं? तो जिनको, धीरेन्द्र जी शास्त्री ने बहुत अच्छी बात कही, अभी कल ही मुझे बताया किसी ने कि उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। महाकुंभ में सिर्फ बी हिंदू एंड बाय हिंदू चला रहे हैं धीरेन्द्र जी शास्त्री। मैं कहूंगा हम अहिंसक हैं और अहिंसक के बीच में जीना सीख लें। हिंदू शब्द जो है उससे ज्यादा अच्छा है अहिंसक शब्द। कि मान लीजिए बहुत सारी हजारों दुकानें हैं, हजारों दुकानों में बस ये निश्चितता कर ले सरकार
जो भी लोग अहिंसक होंगे उनको हम यहाँ पर दुकानें देंगे। एक छन्ना भी लगा दें तो बहुत बड़ा गजब का काम हो जाता है। शुरुआत हमारे धीरेन्द्र जी शास्त्री ने करी, अनुमोदना करते हैं इस बात की, अनुमोदना करते हैं। फिर दूसरी एक और इमोशनल लाइफ, जब हम आसपास में अगल बगल में रहते हैं। अभी हमारे साथ ही घटित हुआ, हम लोग अभी छत्रपति नगर में थे। अब जब किसी मोहल्ले में रहते हैं तो चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो, वो मोहल्ले का एक फैमिली पर्सन बन जाता है। मेरा भी एक कमरा था, उस कमरे में बड़ी खिड़की थी, पीछे एक मीटर लगा हुआ था, उसके बाहर अग्रवाल जी और बहुत सारे लोग थे, मिश्रा, शर्मा, गुप्ता जी, जैन साहब भी थे। सारे लोग एक फैमिली में तो सभी लोग रहते हैं ना, सोसाइटी है तो सोसाइटी में सब रहेंगे। कम्युनिटी में भले भी आपकी प्राइवेसी हो जाएगी, सोसाइटी तो सोसाइटी होती है। तो सोसाइटी में हम सो रहे थे, रात में 10:30 बजे एकदम से बम फूटा, बम। इधर सोते सोते धक्का लगा, इतना तेज धक्का लगा, हम उठ करके बैठ गए। हमने देखा हमें गहरी नींद आ रही है और बाहर जो है पीछे तरफ जो है बैक पोर्शन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बेटियां खेल रही हैं, कुछ पुरुष खेल रहे हैं और खेलते खेलते लगातार लगे बम फोड़ने में। अब उसमें 1-2 बम ऐसे देखे हमने जो फूटते हैं, यहाँ ऊपर जाएंगे फिर यहाँ पे फूटेगा, तो वो बम ऐसा लगता जैसे मेरी खिड़की के सामने ही फूट रहा है। तो मेरे कमरे की जो दीवार घड़ी थी उसके बम के चक्कर में धम्म से नीचे गिरी, उसका कांच फूट गया। हमने बाहर जाकर के देखा तो सामने एक दीवार घड़ी पड़ी थी, वो भी फूट गई। फिर हमने बगल वाले अपने निस्वार सागर जी से पूछा, हमने कहा तुम्हें भी ऐसा लग रहा था कि हम ही बस को लग रहा था? बोले महाराज रात भर दिल धक धुक करता रहा, अब फूटा तब फूटा, अब फूटा तब फूटा। हम तीर क्षेत्रों में रहने के आदि, हमको तो पता नहीं कि बम कैसे फूटते हैं। और हमने देखा कि बम के साउंड्स बहुत तेज हो गए। वो बच्चे भी स्मार्ट, बम चालू कर रहे, कान ऐसा बंद कर ले। अरे भैया जब तुम नहीं सह पा रहे तो हम कैसे सहेंगे? बच्चे खेलना है उनको, और खेलते खेलते बच्चों वो एंजॉय कर रहे थे। हमने धीरे से एक इशारा किया और तुरंत बच्चे कमरे के अंदर चले गए। कितनी सुंदरता थी, उन्होंने देखा कि किसी को डिस्टर्ब हो रहा है तो वो अंदर चले गए। लेकिन ये देखकर कि मुझे बहुत बुरा लगा कि जब आपके इंदौर शहर के अंदर एक बेटी बम फोड़ रही थी और बम फोड़ती हुई बेटी को बहुत सारे लोगों ने मिल करके उसके साथ गलत कर दिया। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। मैं इस कृत्य की घोर विरोध करता हूं कि इस तरीके, आपको किसी के बम फोड़ने से दिक्कत थी, आप उसको समझा देते। मेरे साथ मुझे दिक्कत हो रही थी, मैंने समझा दिया ना। ये इमोशनल लाइफ है हमारी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी की बहन, उस सोसाइटी की बेटियां हमारी बेटियां होती हैं, हमारी बहनें होती हैं। उस सोसाइटी की माँ हमारी माँ होती है, हमारा एक परिवार होता है। आप उस मोहल्ले में रहते थे तो आप अगर मोहल्ले का रूल्स भूल गए या फिर मोहल्ले के रहने की सोसाइटी के रूल्स नहीं आते हैं, उस सोसाइटी में रहने का उन लोगों को अधिकार नहीं है। उस सोसाइटी से उन लोगों को बाहर करना पड़ेगा जो घर की मोहल्ले की बेटियों को अपनी बेटियां नहीं समझते। पुराने जमाने में मोहल्ले में थे हम लोग, याद करता हूं अपना बचपन कि मोहल्ले में अगर एक बुलेट चलाने वाला 3 बार निकल गया तो चौथी बार में तो मोहल्ले के लड़के उसको रोक लेते थे, उसकी कुटाई हो जाती थी, तू बार बार हमारे मोहल्ले में बुलेट लेकर के क्यों निकल रहा है। मोहल्ले की हर बहन हमारी बहन, हर माँ हमारी माँ, मोहल्ले के घर के अंदर की जितनी भी बुआ हमारी बुआ। कोई भी धर्म का, कोई भी बाहर से कोई जीजा जाता था वो पूरे गांव का फूफा कहलाता था। हर आदमी पैर पड़ता था जब ये फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए। अब आज हमने जब सुना कि आपके इंदौर शहर के अंदर एक छोटी सी बेटी के साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर वो बम फोड़ रही थी और अपराध कर दिया, इनकी तो आपराधिक सजाओं की घोषणाएं खुले में होना चाहिए। और जिस कारण लोगों को पता चले, ये जो दहशतगर्दी का माहौल मचाने की अगर कोई कोशिश करता है तो वो भ्रम में ना रहे कि वो दहशत मचा लेगा। हमारे मोहन जी यादव भी समझदार हैं और साधु संत भी यहाँ के समझदार हैं। मैं उसका पहला विरोध करता हूं। इसके आपराधिक मामले में इसका सुधार होना चाहिए। ये सुधार अगर नहीं हुआ तो आप सब भी अपराधी माने जाएंगे। आज गलती, आज घटना पड़ोसी के घर में घटी है, कल हमारे घर में घटेगी तो कौन संभालेगा? हम सब मिलके संभालेंगे। तो जिस सोसाइटी में अमानवीय व्यवहार वाले लोग रहते हैं उस सोसाइटी से उनको बाहर करना पड़ेगा।
इसलिए आजकल बिल्कुल साफ सुथरी कॉलोनियां बनती हैं। अग्रवाल समाज के लोग होते हैं वो अग्रवाल की एक कॉलोनी काट लेते हैं, जैन समाज के लोग पूरी एक जैन कॉलोनी काट लेते हैं, गुप्ता गहोई वैष्णोई समाज के होते हैं वो अपनी कॉलोनियां काट लेते हैं। तुम अपनी कॉलोनी में रहो ना, हमारी कॉलोनी में घुसने की तुमको तो कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जानबूझ करके पैसे के बल पे हमारी कॉलोनी में घुसो और फिर हमारे घर की बहू बेटियों को खराब करो, मारो, कूटो, पीटो और कोई भी इमोशन साथ में नहीं रखो। ध्यान रखना बंधुओं, जिनको हम अपना भाई भाई कहते हैं ना, ये एंड टाइम पर घात मारते हैं। हमने देखी है वो प्यारी गैया देखी है हमने, जिनके वो गैया उस कसाई का हाथ चाट रही है, उसके थनों में दूध भरा है, उसी के घर का लेबर उसका दूध निकाल रहा है और वो धीरे से तलवार उठा रहा है, ऐसे गल कंबल में हाथ फेरता है, धीरे से गाय का गला ऐसा करता है और खींच देता है। उनको दया नाम की चीज नहीं है, क्यों हम उनको अपने बीच में रखते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। सोसाइटी में एक साथ विरोध होना चाहिए। इस विरोध के मामले में हमारा बागी दौरा राजस्थान का एक नंबर है। उस पूरे के पूरी समाज ने, कौम ने मिलकर के रूल्स बना दिया, इस पूरे बागी दौरा शहर के अंदर एक अंडा नहीं बिकेगा, चाहे कुछ हो जाए। आखिर पूरे के पूरे बागी दौरा पूरे देश में आइडियल हो गया बंधुओं। इमोशनल लाइफ भी होती है, उस इमोशनल लाइफ में भी अपनी उस विवेचक शक्ति का प्रयोग करिए। अगर आप मान लीजिए इमोशनल लाइफ में इस प्रकार की विवेचक शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। आपको समझते हैं घर से बाहर निकलना, दुकान चलाना, वापस घर में लौट आना, इतना ही जीवन नहीं है, इसके अलावा भी जीवन बहुत कुछ है। अगर अनंत शक्तियां नहीं होती, इस तरीके की विवेचक शक्ति नहीं होती, तो कभी हम अपनी संस्कृति का इतनी 2500 साल तक प्रवाहमान रख नहीं पाते। उनकी विवेचक शक्ति तो बहुत काम करती है, उनके इमोशंस सिर्फ अपनी कौम के प्रति हैं, दूसरे के बेटी को बेटी नहीं समझते, दूसरे के घर की बच्ची बच्ची, वो इंसान नहीं है क्या? इंसान थी, वो भी बम पटाखा फोड़ रही थी, हम भी डिस्टर्ब हो रहे थे, हमने प्यार से इशारा किया, इतने में देखा कि साधु परमेष्ठी को रात में 10 बजे डिस्टर्ब हो रहा है। तुरंत पिता ने अपने दोनों बच्चे से बोला, बेटा अंदर चलो, बाबा जी को दिक्कत हो रही होगी ना, अपन कल फोड़ लेंगे। हमने सोच करके सोचा जैन नहीं है, लेकिन जैन साधु को दिक्कत हो रही है, अपन अपने घर के अंदर चलते हैं। सेल्फ कंट्रोल है, इतनी सी बात थी। और लेकिन आपराधिक प्रवृत्तियों में आगे आकर के इस तरीके के काम करना और इस तरीके की मानसिकता में अपने आप को शेर समझना, ऐसे लोगों को तो ऐसा देना चाहिए कि समझ में आ जाए। इससे ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, मर्यादाएं हैं। लेकिन इमोशनल लाइफ को घर के अंदर देखिए, इमोशनल लाइफ को आप उस कुत्ते के साथ भी देखिए। ठंडी के दिनों में अगर आप लोग घरों में रहते हैं तो आप लोग की जवाबदारी है कि रात को सोते वक्त अपने दरवाजे के बाहर या रोड में एक आध कोई बोरा फेंक दीजिए। बाजार से, मार्केट से पुराने बोरे खरीदिए, पुराने बोरे खरीद करके गली मोहल्ले में 4-6 बोरे रास्ते में ठंडी में छोड़ दिए जाते हैं। रात में सोते हुए कुत्ते को ठंड लगेगी, वो चुपचाप तुम्हारे बोरे के अंदर घुस जाएगा, पुरसाद करके अपनी रात ठंडक की बचाएगा। आपको इस बात की चिंता है कि वो आपके घर के अंदर पॉटी कर देता है गेट के सामने, तो आपने लाल बॉटल टांग दी। लेकिन इमोशनल लाइफ है हमारी, हमारा सत्वेषु मैत्री का नियम है, प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा को लेकर के हम इस कुल में पैदा हुए हैं कि बाहर कोई भी व्यक्ति दर्द में दिखेगा हम उसकी सेवा करेंगे। ये हमको भगवान महावीर ने कहा है। कोई उस कुत्ते को देखे नहीं देखे, जैन कुल में पैदा हुआ व्यक्ति कुत्ता पालेगा नहीं, लेकिन कुत्ते की रक्षा जरूर करेगा। हम घर के अंदर नहीं पालेंगे, हिंसक है, लेकिन उस हिंसक को भी, उसके साथ भी हिंसा ना हो जाए। इतनी तेज ठंडी के दिनों में घर के बाहर रात के समय जो है ना, शाम हो जाती है, एक बोरा छोड़ दिया। अब वो बोरा छोड़ दिया, अब उस कुत्ते के पिल्ले हैं, बच्चे हैं, क्योंकि कुत्तों के प्रेगनेंसी टाइम यही ठंडी का टाइम होता है जब छोटे छोटे पिल्ले सबसे ज़्यादा अपने कुत्तों को डिलीवर करते हैं। इसी टाइम पे छोटे छोटे पिल्ले मर जाते हैं। कई बार भूख के कारण सुअर कुत्ते के बच्चों को खा लेता है, कई बार कुत्ते के बच्चे नाली में गिर जाते हैं। आपने दर्द नहीं देखा, पर्याय कोई भी हो बंधु, माँ होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब कुत्ते के बच्चे को उठा करके कोई ले जाता है ना, और जब कुतिया रोती है,
उसका रोना तुम्हें सहन नहीं होगा। हमारे यहाँ सिर्फ मंदिर बनाना धर्म नहीं है, हमारे यहाँ करुणा भी एक बहुत बड़ा धर्म है। इमोशंस होने चाहिए, और सिर्फ एक चीज के प्रति नहीं, प्रत्येक वस्तु के प्रति। आपको मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि आपके किसी भी मंदिर जी के अंदर कोई भी आपको आपका साधर्मी दिख जाए, अपरिचित, आपका कर्तव्य बनता है। मान लीजिए कोई इंदौर जैसा शहर है, इंदौर जैसे शहर में कोई भी व्यापारी आया दूर से, उसकी प्रतिमाएं हैं, 2 प्रतिमा के व्रत हैं, लेकिन व्यवसाय के लिए आया, भगवान के मंदिर पहुंचा, धोती दुपट्टा पहने, धोती दुपट्टा पहन करके उसने जो है नमोस्तु करके पूजा करी। अब वो किसी को पहचानता नहीं, जब वो किसी को पहचानता नहीं तो फिर आपकी जवाबदारी बनती है कि हमारे मंदिर जी के अंदर कोई भी अपरिचित व्यक्ति मिलेगा, हम उससे भोजन के बारे में जरूर पूछेंगे। इतना सा, ये आपस में एक मैत्री भाव कहलाता है। आए हुई हैं कोई के घर में, ऐसे इतने निर्दयी नहीं होते अपन, अपने को पूछना पड़ता है। जब आप पूछेंगे ना तो फिर आपको भी कोई पूछेगा, कहीं आप बाहर जाएंगे फिर आपको भी कोई पूछेगा। आप लोगों भी, ये भी लाइफ का एक इमोशंस है। विवेचक शक्ति का प्रयोग करिए। कोई खानदानी घर का चमचमाता हुआ साफ सुथरा चेहरा देख रहा है, आपका कर्तव्य क्या बनता है घर के अंदर, मंदिर जी के अंदर, भाई साहब जय जिनेंद्र, कहाँ से आए हैं, इतना पूछ लिया, फिर हमारे घर में भोजन करने चलिए। बोलना बस है, वो अपनी व्यवस्था से आया होगा। अगर व्यवस्था से आया होगा तो अपनी व्यवस्थाओं में चला जाएगा, लेकिन अगर व्यवस्थाओं में नहीं आया होगा तो आप उसके लिए भगवान बन गए। अरे हम सोच ही रहे थे, नहीं नहीं अब हमारा हो जाएगा, हम टिफिन लेकर के आए। अरे बाहर घर के निकले हूँ, टिफिन से खाना होता है क्या, घर चलो एक गरम दाल सब्जी खा लेना, अच्छा लगेगा। इस तरीके से जो संबंध बनते हैं, सोचो एक साधर्मी है, आपके मंदिर जी आपके भगवान को जिसके सामने डोक दे दी, उसको क्या हम भूखा भेजेंगे? हमारे गुरु जी के भक्त को हम अपना भक्त मानते हैं, आपको मैं अपना मानता हूं, आप मुझे अपना मानते हैं, क्योंकि अपन दोनों एक गुरु के भक्त हैं। जब हम एक गुरु के भक्त हैं तो हमारे एक भगवान का भक्त अगर अपरिचित हमारे मंदिर जी के अंदर आया तो हमारे इमोशंस इतने बोलने चाहिए, भाई साहब भोजन करने चलिए, बस इतना। इतने में क्या है, मान लीजिए किसी की रिश्तेदारी में आया होगा तो बोल देगा, अरे हम तो सिंह जी का रिश्तेदारी में आए भैया, व्यवस्था है वहां पर, फिर भी हमारे यहाँ चलिए। देखिए मान लो कोई अचानक ऐसा टकरा गया, जो बाहर सूटकेस रखा होगा, उसके बैग में 2 पुड़ी होंगी, थोड़े से पापड़ होंगे, 3 दिन के सफर करके इंदौर आया होगा, अचानक आपने पूछ लिया, घर मिल गया, हाथ पैर धोने मिल गए, एक थाली में 4 पराठे, दाल सब्जी, थोड़ा सा गर्म भात धर दिया, जिंदगी भर का एहसान लेकर के चला गया तुम्हारे घर से, जिंदगी भर का एहसान। इसको कहते हैं भावनात्मक शक्तियों में, इमोशंस लाइफ में विवेचक शक्ति का प्रयोग करना। साधु के पास इतने सारे लोग आते हैं, महाराज से इतने सारे लोग आए, कहीं से कुछ लोग आए, अब हम अपने घर में खुश हैं, उनकी बे जाने, उनकी बे नहीं जाने। जब भगवान महावीर ने हमको संभाला है तो साधर्मी को संभालना भी हमारी जवाबदारी बनती है। भाई साहब भोजन करने चलिए, जो हम खाते हैं वो आपको दे देंगे, इसमें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, आर्टिफिशियल बनने की भी जरूरत नहीं है। घर के अंदर यही होता है, ये तो साधु के चौके लगते ना, तब रबड़ी पड़ी मलाई सब मिलती है। घर के अंदर गिलकी की सब्जी बना दी, पराठा बना दे, दाल चावल बना दो, एक चटनी दे दी, खाओ पियो आगे निकलो, इतने चलता है ना। बस जितना चलता है उतना ही दो, उससे बोलो कुछ चाहिए, कुछ इच्छा हो, एक कच्चा टमाटर बना करके दे दिया, इतने में वो गदगद हो गया, इससे ज्यादा लगता नहीं। लेकिन इससे जो व्यवहार बनता है वो बड़ा गजब का बनता है। बनता है कि नहीं, बोलो? बनता है, लेकिन हम बनाते नहीं हैं, बनाना चाहिए। पहली हो गई बायोलॉजिकल लाइफ, प्लास्टिक के प्रोडक्ट का यूज नहीं करिएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा तुमको दर्द नहीं होगा, उसका दर्द मुझे ज्यादा होगा। महाराज जी हम तो आपको पहचानत भी नहीं है, हम आपको तो पहचानते हैं कि आप भगवान महावीर की परंपरा में आकर के आपने जो कमाल किया है, किसी तीव्र सातिशय पुण्य के उदय से ये कौम आई है जो दुनिया में शुद्ध अहिंसा का उपदेश दे रही है। इस कौम का छोटा सा बच्चा भी भगवान से कम नहीं है। इस छोटे से छोटे बच्चे के बनने और बिगड़ने का दर्द जितना परिवार के लोगों को नहीं होता उतना साधु को होता है। जब हम देखते हैं कि कोई बेटी बिगड़ती है, बच्चा बिगड़ता है, समय से पहले जवान हो जाते हैं, समय से पहले पाप करना सीख लेते हैं, विचित्र प्रकार के पाप करना सीख लेते हैं, विचित्र विचित्र प्रकार के मोहनी कर्म
अभी तक तो उदय में आता था, अब विचित्र प्रकार का मोहिनी कर्म उदय में आता है। भोजन के मामले में, कपड़े के मामले में, रहने के मामले में, बोलने के मामले में, जीने के मामले में, लाइफ पार्टनर के मामले में। पहले कर्म उदय में आता था, अब विचित्र प्रकार का मोहिनी कर्म उदय में आता है। अभी 10 दिन पहले मुझे दिखाया, मतलब ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट बनने लगे हैं कि टॉयलेट की सीट के ऊपर बैठाते हैं। आपने शायद सुना हो, नहीं सुना हो नहीं पता। हमने अभी 10 दिन पहले हमको वो वीडियो दिखाया। टॉयलेट की सीट, मतलब रेस्टोरेंट बनाया है, रेस्टोरेंट में टॉयलेट की सीट बनाई है, टॉयलेट की सीट पे ही बैठो। फिर खाने में टॉयलेट की सीट पर एक वहां पर आइसक्रीम दे दी, और वो आइसक्रीम भी ऐसी वैसी आइसक्रीम नहीं है, वो ऐसी लग रही है जैसे किसी ने गू कर दिया है। हाँ, आपने देखा होगा, मैंने देखा है तो आपने भी देखा होगा। जब मुझे दिखा दिया लोगों ने, महाराज जी देखिए जमाना कितना बिगड़ गया। जब मुझे बताया कि टॉयलेट की सीट में जाकर के उन्हें सरवाइव किया, जैसे मनुष्य की सोच होती है उसी कलर का, उसी आकार का, बिल्कुल शेप्ड वहां पे दिया, लोग बड़े आराम से खा रहे हैं। फिर परसों देखा मैंने, मुझे इन्हें संकल्प ने बताया, महाराज जी देखिए आजकल केक में ऐसा चेहरा बनाते हैं जैसे जीवित इंसान हो, और जीवित इंसान के चेहरे को बना करके, और फिर केक है वो पूरा है तो वो वेजिटेरियन, लेकिन उसको काटने पर भाव हिंसा का दोष लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। मैला खाने की कभी सोची नहीं थी हमने कि हम कभी खाएंगे, लेकिन रेस्टोरेंटों ने टॉयलेट पे बैठा दिया सीट के ऊपर, और वहां पर बैठा करके मैला के ऊपर वो दे दिया, और बोले ये जो है, जो भी है शेप वैसा है, वैसा भी नहीं खा सकते। वैसा खाना भी जैन शासन में कर्म बंध कराता है। ये विचित्र प्रकार के मोहिनी कर्म का उदय क्या है? मोहिनी कर्म का उदय नहीं, विकृत मोहिनी कर्म का उदय। इससे बचाने के लिए बच्चों को वहां ला करके बैठाइए जहां पर आप आकर के बैठे हैं। आप जहां पर आकर के बैठे हैं ना, बच्चों को भी बोलिएगा कि यहां पर आकर के चलो। वो गुरु गए जो बंद उदय सत्य विच्छुत्ति संक्रमण उदय उदीर्णा की बात करते थे। आत्मा की बात से ज्यादा जरूरी है सबसे पहले आपका हम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ठीक कर लें। आत्मा की बात से ज्यादा जरूरी है कि हम सबसे पहले आपका इमोशनल स्ट्रक्चर सेट कर लें। उसके बाद आचार्य कहते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी होता है, एक साइकोलॉजिकल लाइफ भी होती है। उस लाइफ में भी एक विवेचक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। हमारी साइकोलॉजी से हमारी लाइफ नहीं चलती, हमारे धार्मिक सिद्धांतों से हमारी लाइफ चलती है। लेकिन आपकी तो फिलॉसफी ही अलग है। फिलॉसफी कभी भी लाइफ में काम नहीं आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लाइफ में हमेशा सिद्धांत काम आते हैं, लेकिन आपकी जो साइकोलॉजिकल लाइफ है, किसी को देख करके आप सिर्फ अशुभ ही सोचते हैं, किसी को देख करके आप उसमें सिर्फ शत्रुता ही सोचते हैं, किसी को देख करके आप उसमें सिर्फ दोष ही देखते हैं। ये आपकी साइकोलॉजी किसी ने बनाई है, आपकी थी नहीं, आपकी बनाई गई साइकोलॉजी है। टीवी सीरियल्स आपकी साइकोलॉजी को चेंज करते हैं। मैरिटिकल अफेयर्स के बारे में कभी किसी ने दुनिया में सोचा नहीं था कि शादी होने के बाद भी कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ संबंध रख सकती है। इस तरीके के मैरिटिकल अफेयर्स के बारे में हमारी पहले इतनी स्वतंत्र मानसिकता नहीं थी, लेकिन बार बार कहानी घर घर की अनुपमा दिखा करके, कमोलिका दिखा करके, बार बार दूसरे सीरियल्स दिखा करके, जब बार बार दिखाया कि गौतम की वाइफ 3 शादी कर सकती है, इसकी ये कर सकती है, वो कर सकती है, तो फिर हमारे दिमाग में, अगर हमारे दिमाग में लगातार टीवी सीरियल्स ये बात फीड कर रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर डेवलप करने के बजाय ये हमारा डैमेज करके जो हमें बिगाड़ रहे हैं, इसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। आत्मा की वो अगुरु लघुत्व गुण की बात करूं, प्रमेयत्व गुण की बात करूं, अस्तित्व गुण की बात करूं, आत्मा के मैं विशेष 10 सामान्य गुणों की और विशेष गुणों की बात करूं, सुनने और समझने वाले लोग कौन हैं? आप मुझे बताओ। एकांतवादी कहो चाहे कुछ भी कहो, हम कहें कि सोंगड़ी बहुत स्वाध्याय में प्रवीण हो गए, उनके घर के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। हम कहें कि तारणपंथी प्रवीण हो गए, उनके घर के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। 20 पंथियों के यहाँ भी इसी तरीके की आग लगी है। ये ग्लोबल एपिडेमिक है बंधुओं। पहले हम ग्लोबल एपिडेमिक के बारे में समझ लें, उसके बाद हम आत्मा के बारे में समझ लेंगे। और कितना भी बड़ा पढ़ंतरा क्यों ना हो, चाहे वो समय सार उठाए, चाहे 50 इकाई उठा ले, चाहे कुछ उठा ले, एंड टाइम पर आपका जो व्यवहार होता है वही आपके जीवन का दर्शन होता है।
एंड टाइम का व्यवहार क्या है? मंदिर से स्वाध्याय करके निकल करके रास्ते में देखा कि कोई व्यक्ति ने हमारी सीट के ऊपर बैठ करके और बैठा बास है और चाय पी रहा है। उस वक्त जो आपकी भाषा है ना उसको उठाने की, बस वही तुम हो, वही तुम हो। जब तुम्हारी पत्नी किसी एक सब्जी को बिगाड़ देती है और उस वक्त जो एक्चुअल में तुम रूप दिखाते हो घर के अंदर, वही तुम हो। बाकी ये सब आर्टिफिशियल लाइफ है, ये सब आर्टिफिशियल लाइफ है बंधुओं। अच्छी साड़ी अच्छे सूट पहन करके जो यहाँ पर शांति से बैठ जाते हो, ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो, ये आर्टिफिशियल लाइफ है। एक्चुअल लाइफ आप अपने घर के अंदर देखिएगा, और एक्चुअल लाइफ तो आंख बंद करके इधर पे हाथ रख करके देखिएगा कि किसी को देख करके मन के अंदर कैसी गुनगुनाहट या गर्माहट होती है। गुनगुनाहट होना अलग वस्तु, गर्माहट होना अलग वस्तु, और गुर्राहट होना अलग वस्तु। आपके अंदर सब होता है। इन सब चीजों को पहले हम इस तरीके का स्ट्रक्चर इमेज कंट्रोल करना सीख लें, उसके बाद हम कुछ और भी आगम ग्रंथों को भी समझ पाएं। ये सब अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग आगम ग्रंथ चल रहा है। आत्मा की अनंत शक्ति में से एक शक्ति उठाई है मात्र मैंने, विवेचक शक्ति। उस विवेचक शक्ति के अंदर पहले सबसे पहले आप अपनी बायोलॉजिकल लाइफ देख लीजिए, फिर इमोशनल लाइफ ले लीजिए, उसके बाद साइकोलॉजिकल लाइफ ले लीजिए, इसके बाद एक और लाइफ होती है जिसको सोशल लाइफ कहते हैं। इन चार में हम सिर्फ दो पे संवाद कर पाए। कल तक अगर ये भाव मेरे अंदर बना रहा तो दो भावों में और चर्चा करूंगा। अभी शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।